हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल सौरवेद ऑफिशियल पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से आप सभी लोगों की ये डिमांड थी कि सर RPWD जो एक्ट है उसको थ्योरी के माध्यम से आप एक वीडियो ले आइए जिसमें हमको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो जैसे ही मैंने आपके कमेंट्स को पढ़ा तो मैं आप सभी के सामने आपकी डिमांड को पूरी करने के लिए आ गया हूँ। आज हम RPWD एक्ट 2016 का हर एक पॉइंट बिल्कुल शुरुआत से और बेसिक से समझेंगे। और हाँ, पढ़ने का मज़ा तभी आता है जब चीज़ें विजुअली क्लियर हों। इसलिए मैं आज के सेशन के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार और कलरफुल PDF, जिसमें आपको सब कुछ एक बार में याद हो जाएगा। याद तब हो जाएगा जब आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को सीखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन जो क्लास शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जब उस पर आप ऑल पर सेट करेंगे तो आपको इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और ऐसी वीडियो, ऐसी क्लासेस लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी अपनी इस क्लास को। एक बार अपने इन नोट्स पर नज़र डाल लेते हैं कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कानून का इतिहास और पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। मुख्य विशेषताएं जो कि 7 से 21 डिसेबिलिटी किस तरीके से हुई, इनके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय जो कि 17 दिए गए हैं और 102 धाराएं दी गई हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नोट्स हैं जो कि कलरफुल माध्यम से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। हर एक पॉइंट को बारीकी से समझेंगे और थ्योरी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो RPWD अधिनियम 2016, जिसे हम दिव्यांगजन अधिकार कानून के नाम से जानते हैं, अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो इसके जो फाउंडेशनल स्टेज है उसको एक बार जान लेते हैं कि जैसे अधिनियम होता क्या है। तो जो अधिनियम होता है वह एक कानून होता है जिसे कौन बनाता है, तो ये संसद बनाती है और उसे पूरे देश में लागू करने का काम किया जाता है। ठीक है, जो दिव्यांगजनों के अधिकार के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया, RPWD एक्ट 2016 बनाया गया। PWD एक्ट 1995 बनाया गया। अच्छा, जो RPWD एक्ट है, ये जो RPWD एक्ट है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा 30 दिसंबर 2016 को अधिनियमित और 19 अप्रैल 2016 को ये क्या होता है? प्रभावी होता है। यह ऐतिहासिक कानून दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस प्रस्तुति में सभी जो 17 अध्याय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, 102 धाराएं हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक महत्वपूर्ण तिथि को परीक्षा उन्मुख तरीके से क्या किया गया है, ये जो PDF है इसमें क्या किया गया है, समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो बारीकी से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कानून का मतलब, ये जो कानून है इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब कहाँ से क्यों ज़रूरत पड़ी। तो 2016 से पहले भारत में एक पुराना कानून था, आप सब जानते हैं, PWD एक्ट 1995, जिसका फुल फॉर्म होता था पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। लेकिन समय के साथ ये जो कानून था यह पुराना पड़ गया,
क्योंकि जो दिव्यांगता के नए प्रकार सामने आने लगे, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की ज़रूरत पड़ने लगी, यूनाइटेड नेशन ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर नया दृष्टिकोण अपनाना शुरू किया। तो इन सभी मुद्दों को देखते हुए, इन सभी ज़रूरतों को देखते हुए PWD एक्ट की जगह पर, क्योंकि ये पुराना हो चुका था और ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी कि जो नई डिसेबिलिटी सामने आ रही थी, शिक्षा और रोजगार के जो समान अवसर की ज़रूरत पड़ने लगी थी, यूनाइटेड नेशन ने उधर जो अपना मतलब दिव्यांग व्यक्तियों के जो अधिकारों पर नया दृष्टिकोण अपनाया था। तो इसलिए एक नया कानून बनाया गया PWD को के मतलब उसको एक तरीके से पुनर्स्थापित करके उसकी जगह पे क्या लाया गया, RPWD एक्ट लाया गया, 2016 लाया गया। ठीक है, RPWD एक्ट 2016 लाया गया। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो ये जो RPWD एक्ट है, इसका जो सबसे बड़ा आधार है, मतलब ये किस आधार पर काम करता है, इसका मूल सिद्धांत क्या है। तो जो भारत है, भारत ने यूनाइटेड नेशन कि जो कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसे CRPD, जिसे हम UNCRPD के नाम से जानते हैं, आपको शायद पिछली क्लास में जो हमारी कौन सी क्लास हुई है, ऑब्जेक्टिव क्लास हुई है, PYQ की क्लास हुई है, MCQ की क्लास हुई है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया भी है कि UNCRPD का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो ये मतलब भारत ने क्या किया, CRPD को स्वीकार किया। कब स्वीकार किया, ये आपसे पूछा जा सकता है। 1 अक्टूबर 2007 को स्वीकार किया। किसको? CRPD, UNCRPD को। इस पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। और यह जो RPWD एक्ट है, यह UNCRPD की एक तरीके से मतलब उसके सिद्धांत पर आधारित है। तो हम कह सकते हैं कि जो RPWD एक्ट 2016 की जो नींव है वो UNCRPD पर आधारित है। अच्छा, RPWD एक्ट के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो जैसे दिव्यांग व्यक्तियों को समान अधिकार देना, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना, शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना, रोजगार में अवसर देना, ठीक है, और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देना, और समानता और गरिमा मतलब डिग्निटी की रक्षा करना। ठीक है, ये इसके क्या हो जाते हैं? प्रमुख उद्देश्य हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इसके प्रमुख उद्देश्य हो जाते हैं। जैसे अब आ जाते हैं अपने स्लाइड पर कि RPWD एक्ट 2016 का जन्म एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता से हुआ। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता मतलब जो यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह कानून क्यों आया और इसके पीछे कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं थीं। तो बात आती है 13 दिसंबर 2006 की। ठीक है, 13 दिसंबर 2006 की। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा UNCRPD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को अपनाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन द्वारा अपनाया गया। यह एक ऐतिहासिक कदम था जिसने विश्व भर में दिव्यांग अधिकारों की चर्चा को एक नई दिशा दी। बात आती है 1 अक्टूबर 2007 की, जो कि मैंने अभी बात की कि भारत सरकार द्वारा जो UNCRPD जो संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाया गया, तो भारत सरकार द्वारा UNCRPD की पुष्टि मतलब रेटिफिकेशन किया गया। कब किया गया? 1 अक्टूबर 2007 को किया गया। मतलब भारत ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए 1 अक्टूबर 2007 को। इसका अर्थ था कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर। धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक हम पुराने कानून की बात करते हैं जो कि है 1995 का। ये जो पुराना कानून है जिसको PWD को फुल फॉर्म जो होता है पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, इसमें केवल 7 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता देता था ये, या फिर इसमें केवल 7 प्रकार की मान्यताओं को दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई थी और इसमें कई कमियां भी थी। तो इन कमियों को दूर करने के लिए एक नई कानून की आवश्यकता महसूस की गई, एक नए कानून की आवश्यकता महसूस की गई। जैसे दिव्यांगता के जो नए प्रकार सामने आने लगे, शिक्षा और रोजगार में जो समान अवसर की ज़रूरत पड़ने लगी, और ये जो यूनाइटेड नेशन ने UNCRPD को अपनाया, इसके आधार पर क्या किया गया, एक
कहीं ना कहीं एक नए कानून की आवश्यकता इन लोगों ने क्या की, महसूस की। तो बात आती है 30 दिसंबर 2016 की। 30 दिसंबर 2016 की तो राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को राजपत्र में प्रकाशित कर अधिनियमित किया गया। भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया। आप जब पूरा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का भारत राजपत्र असाधारण पत्र पढ़ेंगे तो आपको उसमें चीज़ें क्लियर होंगी, मगर वो बहुत बड़ा है और उसकी जो बहुत पेज है उसमें, और उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा कठिन है। ठीक है, उसको समझ पाना इतने कम दिनों में थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। बात है 30 दिसंबर 2016 की, जिसमें क्या किया गया, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 होता है उसको क्या कर दिया जाता है, जो भारतीय राजपत्र होता है, असाधारण राजपत्र होता है, उसमें क्या कर दिया जाता है, अधिनियमित कर दिया जाता है। ठीक है, प्रकाशित कर दिया जाता है। बात है 19 अप्रैल 2017 की। यह कानून पूरे भारत में इफेक्टिव हो गया, प्रभावी हो गया, और इसमें 17 अध्याय और 102 धाराएं सम्मिलित की गई जो दिव्यांगजनों के समग्र अधिकारों को सुनिश्चित करती हैं। ठीक है, तो इसमें हमको याद करने वाली बात क्या है कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से कि जो 1995 एक पुराना एक्ट था जिसमें 7 प्रकार की दिव्यांगताओं के बारे में बात की गई थी, तो जो उसमें कमियां देखी गई, उन कमियों को दूर करने के लिए जो लोग थे उन्होंने क्या किया, एक कमी को महसूस की और उस कमी को दूर करने के लिए एक नए एक्ट को लाने की सिफारिश की गई। तो जो नया एक्ट आता है 30 दिसंबर 2016 को आता है और 19 अप्रैल 2017 को वो प्रभावी हो जाता है। तो जो 2016 का आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आता है उसमें टोटल 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की बात की जाती है। जो यूएनसीआरपीडी ये कब अडॉप्ट किया जाता है, तो 13 दिसंबर 2006 को किया जाता है। ठीक है, 13 दिसंबर 2006 को दिया जाता है और किया जाता है। और जो भारत होता है वो इस पर साइन कब करता है, हस्ताक्षर कब करता है, 1 अक्टूबर 2007 को करता है। और ये एक्ट इफेक्टिव कब होता है, 19 अप्रैल 2017 से क्या हो जाता है, ये इफेक्टिव हो जाता है। कौन सा, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अगर जो आपको ये चीज़ें समझ आई हैं, मेरी मेहनत आपको समझ आ रही है कि हाँ मेरी ये जो मेहनत है, मैंने जो नोट्स बनाए हैं ये आपके लिए इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मुख्य विशेषताएं जो हैं, मतलब जो यहाँ पर 7 से 21 डिसेबिलिटी दी गई हैं, दिव्यांगताएं दी गई हैं, उन पर हम बात करेंगे कि जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है जिसमें जिसकी जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें जो दिव्यांगता की परिभाषा है उसको व्यापक बनाया गया है। पुराने 1995 के कानून में केवल जो 7 श्रेणियाँ थीं, 7 दिव्यांगताएं थीं, और जब नया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आता है उसमें वो क्या हो जाती हैं, 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को क्या कर दी जाती है, मान्यता दी जाती है। तो हम देख लेते हैं कि 1995 में वो 7 डिसेबिलिटी कौन कौन सी थी। ठीक है, और इससे पहले एक एक्ट आता है 1992 में जिसमें 4 प्रकार की दिव्यांगताओं की बात की जाती है। ठीक है, तो हमें पीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ना है तो वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें 7 प्रकार की दिव्यांगताओं की बात की गई है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में। पहली कौन सी डिसेबिलिटी आ जाती है, तो ब्लाइंडनेस आ जाती है। ठीक है, फिर कौन सी आ जाती है इसी क्रम में, लो विजन, फिर हियरिंग इम्पेयर्ड मतलब HI, फिर लोकोमोटर, फिर मानसिक मंदता मतलब मेंटल रिटार्डेशन, और इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, IDD कर दिया गया है। फिर मानसिक बीमारी मतलब मेंटल इलनेस आ जाती है। फिर कुष्ठ रोग की बात की जाती है, मतलब क्योर्ड लेप्रोसी की बात की जाती है। ये 7 डिसेबिलिटी की बात किस में की गई थी, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में की गई थी। धीरे धीरे इसमें क्या देखी जाती है, इस एक्ट में कुछ कमियां देखी जाती हैं। ठीक है, और इसमें कुछ कमियां महसूस की जाती हैं, और जो दिव्यांगताएं थीं, मतलब नई दिव्यांगताएं सामने आने लगी थी, तो इसकी वजह से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट नया लाया गया जिसमें ये दिव्यांगताएं बढ़कर कितनी हो गई, इसमें जो 14 जो अतिरिक्त डिसेबिलिटी क्या कर दी जाती हैं, इसमें जोड़ी जाती हैं, तब जाकर ये जो डिसेबिलिटी हो जाती हैं वो टोटल कितनी हो जाती हैं, 21 प्रकार की डिसेबिलिटी हो जाती हैं, जो कि अब हम पढ़ते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो नई मतलब जो 14 और अतिरिक्त जोड़ी गई इसमें डिसेबिलिटी, जिसमें से कौन सी है, सेरेब्रल पैल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, डॉफिज्म है और ऑटिस्टिक मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, एसिड अटैक विक्टिम की बात करते हैं, पार्किंसंस रोग की बात करते हैं, थैलेसीमिया की बात करते हैं जो कि एक रक्त विकार है, हीमोफीलिया की बात करते हैं जो कि एक रक्त विकार है, ठीक है, सिकल सेल रोग की बात करते हैं जो कि एक रक्त विकार है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की बात करते हैं क्योंकि यह हमारे न्यूरॉन से रिलेटेड है तो ये इसकी भी बात करते हैं, ठीक है। फिर हम स्पीच एंड भाषा विकलांगता की बात करते हैं तो ये टोटल हमारी कितनी डिसेबिलिटी हो जाती हैं, ये टोटल हमारी 21 डिसेबिलिटी हो जाती हैं। तो आपसे अगर जो पूछा जाए कि RPWD एक्ट में अतिरिक्त कितनी डिसेबिलिटी को ऐड किया गया तो आप बोलेंगे 14 डिसेबिलिटी को ऐड किया गया। RPWD एक्ट कितने डिसेबिलिटी को मान्यता देता है तो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी को मान्यता देता है। और जो PWD की बात की जाए तो PWD एक्ट कब आया तो 1995 में आया। इसमें कितनी प्रकार की डिसेबिलिटी की बात की गई थी तो 7 प्रकार की डिसेबिलिटी की बात की गई थी, ठीक है। इसको रिप्लेस करके इसकी जगह पे कौन नया एक्ट लाया गया तो RPWD एक्ट लाया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 21 प्रकार की डिसेबिलिटी के बारे में बात कर ली, ठीक है, जिसमें जो पुराने जो 7 डिसेबिलिटी थी उसमें आकर 21 कर दी गई, ठीक है, मतलब जो 14 अतिरिक्त जोड़ी गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, RPWD एक्ट में कितने अध्याय की बात करते हैं तो 17 अध्याय की बात करते हैं, ठीक है। धाराएं कितनी हैं 102 धाराएं हैं, ठीक है। कुल कितनी हैं, कुल 102 धाराओं की बात करते हैं। जो 40% डिसेबिलिटी मतलब अगर जो किसी के अंदर डिसेबिलिटी है तो वो किस में आ जाता है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी में क्या करते हैं उसको हम काउंट करते हैं। 40% या उसके अधिक जो दिव्यांगता होने पर प्रमाण पत्र और लाभ प्राप्त होते हैं, जैसा कि मैंने इससे पिछली क्लास में आपको अवगत कराया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना अध्याय नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। क्या कह रहा है चैप्टर नंबर 1 में कि इसमें हम पढ़ेंगे जो मौलिक अधिकार हैं मतलब जो फंडामेंटल राइट हैं दिव्यांगजन के, और परिभाषाओं के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो कानून के शुरुआती 2 अध्याय जो अध्याय हैं वो न्यू रखते हैं कि यहाँ सभी महत्वपूर्ण शब्दों की क्या दी गई है, मतलब इनमें क्या दी गई है, जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उन शब्दों की परिभाषा दी गई है और दिव्यांगजनों के मौलिक अधिकारों की क्या दी गई है, गारंटी दी गई है वहाँ पर, ठीक है। जैसे धारा 1 क्या कहती है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, मतलब इस अधिनियम का जो नाम है द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, पूरे भारत पर लागू है। धारा 1 का क्लॉज 3 के अनुसार यह 19 अप्रैल 2017 को प्रभावी हुआ है, ठीक है। कब प्रभावी हुआ, 19 अप्रैल 2017 को प्रभावी हुआ, ठीक है। धारा 1 हो गई। धारा 2 की बात करते हैं, जो कि बात करता है डेफिनेशन की, परिभाषाओं की बात करता है कि इसमें मतलब इस धारा में 36 प्लस महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है। कितने, 36 प्लस, मोर देन 36, ठीक है। दिव्यांगताओं की क्या मतलब शब्दों की क्या दी गई है, महत्वपूर्ण जो शब्द हैं, इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं उनकी क्या दी गई है, डेफिनेशंस की बात की गई है। जैसे बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति 40% या अधिक दिव्यांगता वाले जो होंगे, सार्वजनिक भवन, ठीक है, और उचित आवास की व्यवस्था, प्रमाणन प्राधिकरण, ठीक है, सक्षम अधिकारी, यूनिवर्सल डिजाइन आदि। मतलब परीक्षा में ये परिभाषाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। जब हम रिटन एग्जाम देते हैं तब महत्वपूर्ण है, मगर हो सकता है इसमें से ये पूछ लिया जाए कि धारा 2 क्या कहता है। RPWD एक्ट की जो धारा 2 है उसमें किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, तो उनमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनकी परिभाषाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, धारा 3 से 9 की ओर बढ़ते हैं। धारा 3 से 9, 1 और 2 देख लिया कि मतलब 1 में क्या दिया गया है, संक्षिप्त उसके जो मतलब शॉर्ट नेम की बात की गई है और प्रारंभ की बात की गई है, ठीक है। धारा 9 की बात करते हैं, किसकी, धारा 9 की बात करते हैं। तो धारा 9 क्या कहता है, मतलब धारा 3 क्या कहता है, धारा 3 कहता है कि समानता और गरिमा का अधिकार। समानता मतलब समान समाज में क्या करना है, जो सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए इनको अधिकार देना है, ठीक है, कि मतलब समानता और गरिमा मतलब जो जिसे हम डिग्निटी की बात करते हैं उनकी रक्षा करने का जो प्रावधान है वो धारा 3 में दिया गया है, ठीक है, कि कोई भी आलोचना नहीं करेगा, ठीक है, ये चीज़ है। सारी चीज़ें सरकार की नहीं होती, हमें भी कुछ, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनको भी निभाना पड़ता है,
ठीक है। धारा 4 क्या कहता है कि महिलाओं के लिए विशेष संरक्षण दिए गए हैं धारा 4 में। धारा 5 है बच्चों के अधिकार दिए गए हैं। धारा 6 में समुदाय में रहने का अधिकार है। धारा 7 में पारिवारिक जीवन का अधिकार है। धारा 8 में पुनरुत्थान और परिवार नियोजन की बात की गई है। धारा 9 में सार्वजनिक जीवन और राजनीतिक भागीदारी मतलब राजनीति में भागीदारी की बात की गई है। ठीक है, तो ये थी धाराएं हमारी 3 से 9। धारा 3 समानता और गरिमा। धारा 4 महिलाओं के लिए विशेष संरक्षण। धारा 5 बच्चों के अधिकार। धारा 6 समुदाय में रहने का अधिकार। धारा 7 पारिवारिक जीवन का अधिकार। धारा 8 पुनरुत्थान और परिवार नियोजन की बात की जाती है। और धारा 9 सार्वजनिक जीवन और राजनीति में क्या दी जाती है, भागीदारी। बात हम धारा 10 से 15 की करते हैं। तो धारा जो 10 है वो हिंसा और शोषण से सुरक्षा, मतलब कोई भी हिंसा नहीं अपनाएगा, ठीक है, दिव्यांगजनों के प्रति, और शोषण नहीं करेगा इनका। ठीक है, तो ये धारा 10 कहती है। धारा 11 क्या है, आपदा और जो संकट है उससे सुरक्षा प्रदान की जाएगी। धारा 12 क्या कहता है, न्याय एवं समान पहुंच। ठीक है। धारा 13 कानूनी क्षमता मतलब लीगल जो कैपेसिटी है उसकी बात की जाती है। धारा 14 किसकी बात कर रहा है, संरक्षकता की बात की जाता है। ठीक है, मतलब गार्जियनशिप की बात की जाती है। धारा 15 मतलब समुदाय में जीवन का अधिकार की बात की जाती है। ठीक है, तो ये जो धाराएं हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि RPWD एक्ट से 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, सबसे सिर्फ आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि PWD एक्ट कब आया, RPWD एक्ट कब आया, कितनी दिव्यांगता दी गई हैं। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहीं से बनाए जाएंगे, धाराएं जो दी गई हैं, अध्याय जो दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, जो धारा 3 से 15 तक है जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, जो मौलिक अधिकार जैसे समुदाय में रहने का अधिकार धारा 6 है। ठीक है, हिंसा और शोषण से सुरक्षा धारा 10 की बात करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। जो धारा 4 है, धारा 4 में जैसे महिलाओं के लिए विशेष संरक्षण। धारा 5 है मतलब विशेष रूप से महत्वपूर्ण किसके लिए दिया गया, बच्चों के लिए दिया गया है। और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसमें 40% या अधिक होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अध्याय 4 की बात करते हैं। 15 तक हमने उधर कर लिया। तो शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। RPWD एक्ट 2016 ने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को एक कानूनी गारंटी बना दिया है। ठीक है, अध्याय जो 3 और 4 है जिसमें शिक्षा और कौशल विकास की बात की जाती है, इसमें हम धारा 16 से 23 तक कवर करेंगे। तो धारा 16 क्या कहता है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। धारा 16 क्या कहती है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो 6 से जो 18 वर्ष तक के प्रत्येक बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चे को क्या दिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, अधिकार दिया गया है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में यह अनिवार्य है। कोई भी स्कूल प्रवेश से इनकार नहीं कर सकता है। अगर करता है तो उनके लिए कुछ दंड का प्रावधान भी किया गया है। धारा 17 की बात करते हैं। धारा 17 जो है इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है। धारा 17 इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है कि जो दिव्यांग बच्चों को सामान्य रूप से पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, विशेष सामान्य स्कूलों में पढ़ाने की व्यवस्था और विशेष स्कूलों शिक्षकों की नियुक्ति जैसे कि आप सब। ठीक है, सहायक तकनीक और व्यक्तिगत शिक्षा योजना मतलब जैसे IEP, मैंने शायद ये क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट टाइम IEP किसने अपनाया था या IEP का जनक किसे कहा जाता है। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि IEP का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले किसने अपनाया था और इसके जो फाउंडर माने जाते हैं वो कौन है। ठीक है, और हाँ, आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं, कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं। मैंने भी चेक किया, हाँ एडमिट कार्ड सभी लोगों के आ गए हैं। सभी लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। अगर जो अभी भी किसी ने फ़ीस सबमिट नहीं करी है तो वो फ़ीस सबमिट करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद सभी लोग अपना डिस्ट्रिक्ट ज़रूर बताएंगे कि आप कहाँ से हैं और आपका सेंटर कहाँ गया है। ठीक है, तो सब अपना अपना डिस्ट्रिक्ट ज़रूर बताएंगे कि आपका सेंटर कहाँ पर है। ठीक है, और क्वेश्चन जो मैंने पूछा कि IEP का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले शुरू किसने किया था और फाउंडर कौन माने जाते हैं इसके। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं धारा 18 के बारे में कि धारा 18 क्या कहती है। तो जो धारा 18 है यह उच्च शिक्षा में आरक्षण की बात करता है। ठीक है, जो 5% आरक्षण है। ठीक है, जैसे सरकारी उच्च
जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें कम से कम 5% का आरक्षण प्रदान किया गया है। छात्रवृत्ति, हॉस्टल सुविधा और विशेष सहायता की भी सुनिश्चित, मतलब जो विशेष सहायता है उसको भी क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है, सुनिश्चित किया गया है। धारा 19 से 23 तक बढ़ते हैं, जिसमें कौशल विकास और रोजगार की बात की जाती है। तो धारा 19 क्या कहता है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात करता है। धारा 20 क्या कहता है, सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण की बात करता है। ठीक है। धारा 21 निजी क्षेत्र में प्रोत्साहन की बात करता है और धारा 22 विशेष रोजगार कार्यालय और धारा 23 कौशल विकास कार्यक्रम की बात करता है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अध्याय 5, जिसमें सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की बात की जाती है। ठीक है, मतलब सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ की बात की जाती है। इसमें जो धाराएं हैं वो 24 से 28 तक कवर करेंगे, 23 तक उधर कर लिया। ठीक है। तो धारा 24 है वो क्या कहती है, स्वास्थ्य देखभाल की बात करती है। धारा 24 किसकी बात करता है, स्वास्थ्य देखभाल की बात करता है। ठीक है, जिसमें सरकार को निम्नलिखित जो चीज़ें दी गई हैं उनको क्या करना होता है, सुनिश्चित करना होता है। जैसे निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं निकटवर्ती केंद्रों पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, पुनर्वास मतलब रिहैबिलिटेशन सेवाएं प्रदान की जाएंगी, बीमा योजनाओं में समावेशन प्रदान किया जाएगा और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है। और प्रारंभिक हस्तक्षेप जिसकी क्लास आने वाली है, अर्ली इंटरवेंशन की बात की जाती है। ठीक है। धारा 25 क्या कहता है, धारा 25 रोकथाम और जागरूकता की बात करता है। धारा 25 रोकथाम और जागरूकता की, विकलांगता की रोकथाम किस तरीके से की जाएगी, मतलब प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी के लिए सरकार को कार्यक्रम चलाने होंगे। इसमें टीकाकरण, पोषण, प्रसव पूर्व और जैसे हम नेटल, प्री नेटल, पोस्ट नेटल की बात करते हैं ना, और बाद की देखभाल शामिल है। ठीक है, जिसके लिए देखा होगा इसके लिए स्टेक होल्डर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, जगह जगह पे शिविर लगाए जाते हैं, जैसे बूथ सेंटर हो गए, पोलियो पिलाना हो गया, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और हाँ, आप ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत पोलियो मुक्त किस साल हो गया था। ये मैंने क्वेश्चन आपको करा भी रखा है। ठीक है, अगर जो आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप एक भी क्लास मिस मत करिए, पूरी क्लासेस एक बार रिवाइज कर डालिए। ठीक है, अभी भी समय है, आज 9 तारीख है, 10/11, आज को लगाकर 3 दिन है। ठीक है, तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी जोश के साथ लगे रहिए अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, अब परीक्षा बहुत नज़दीक है। ठीक है, आप सब बिल्कुल शेर की तरीके से खुखार बन के बैठे हैं एग्ज़ाम के लिए कि कब एग्ज़ाम मिल जाए। हैं, ठीक है। तो धारा जो 26 है वो क्या कहती है, सामाजिक सुरक्षा और योजनाओं की बात करती है। जैसे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सामाजिक सुरक्षा फंड की स्थापना की गई, पेंशन या भत्ता, जैसे मैंने एक बात की थी इंदिरा गांधी पेंशन योजना की बात की थी। ठीक है, भत्ता और अन्य वित्तीय सहायताओं के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, धारा 27 और 28 संस्कृति और खेल, मतलब दिव्यांगजनों को खेल, संस्कृति और मनोरंजन में भाग लेने का समान अधिकार दिया जाएगा, विशेष खेल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ों के बारे में हमें याद रखना है कि कौन सी धारा में क्या कहा गया है। ठीक है, अब अध्याय 6 और 7 को पढ़ेंगे, बाधा मुक्त वातावरण, मतलब हाँ, बाधा मुक्त वातावरण, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, धारा 29 से 46 तक पढ़ेंगे, धारा 29 से 46 तक पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यदि इसमें क्या कहा जा रहा है कि यदि दिव्यांग व्यक्ति अपने घर से, एक मिनट, यदि दिव्यांग व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता है तो सभी अधिकार बेकार हैं। इसलिए एक्सेसिबिलिटी मतलब सुलभता इस कानून का केंद्रीय स्तंभ है, कि मतलब हम एक जगह से, मतलब किसी व्यक्ति को एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से वो इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता है। तो देखा होगा व्हील चेयर प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हील चेयर प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये जवाब मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है, RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, धारा 29 से 31 की बात करते हैं, तो इसमें मतलब जो 29, 30, 31 इसमें किसकी बात की गई है, राष्ट्रीय और राज्य निधि की बात की गई है,
कि जो राष्ट्रीय निधि है और जो राज्य निधि है, मतलब नेशनल निधि और जो राज्य निधि है, स्टेट निधि है, उसकी स्थापना की गई है। ठीक है, मतलब जैसे भारत की संचित निधि की बात करते हैं, ठीक है, जो सैलरी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, तो उस तरीके से जो फंड जहाँ से मिलता है तो उसकी राष्ट्रीय निधि में भी क्या किया जाता है, फंड कुछ एकत्रित किया जाता है, और स्टेट निधि में किया जाता है जहाँ से फंड मिलता है। ठीक है, तो इनकी स्थापना की गई, स्थापना के बारे में बात की गई है। और इन फंडों का उपयोग दिव्यांगजनों के कल्याण, पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन और सहायता के लिए होगा। मतलब नेशनल लेवल पर एक फंड प्रदान करने वाली संस्था की स्थापना की गई और स्टेट लेवल पर भी की गई है। तो ये जो फंड होते हैं, इनका जो उपयोग होता है वो दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास की सहायता के लिए होगा। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। अनुच्छेद मतलब जो धारा है 29 से 31 तक। धारा 32 से 39 सार्वजनिक भवन और परिवहन, मतलब सभी सरकारी भवनों में रैंप, लिफ्ट, टॉयलेट आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन, बस, ट्रेन, मेट्रो में व्हीलचेयर एक्सेस और ऑडियो विजुअल क्या होनी चाहिए, घोषणाएं की जानी चाहिए। ठीक है, कि नेक्स्ट स्टॉप कौन सा आने वाला है। जैसे मेट्रो में आप लोग सफ़र किए होंगे तो उसमें हर जगह पे चीज़ें बताता रहता है। ठीक है, तो और अगर जो आप जहाँ पर विंडो होती है तो वहाँ पर देखा होगा, यहाँ तक कि एटीएम में भी क्या होता है देखा होगा, 6 डॉट बने रहते हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को समझ पाएँ, खासकर वीआई स्टूडेंट के लिए। धारा 40 से 43 क्या बात करता है, जो आईसीटी है, मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, और जो मास मीडिया है। ठीक है, तो सरकारी वेबसाइटें हैं, ठीक है, जो दिव्यांग अनुकूल होनी चाहिए। समाचार पत्रों में ब्रेल संस्करण, टीवी पर साइन लैंग्वेज और उपशीर्षक, मतलब जिसे सबटाइटल की बात करते हैं, वो क्या कराया जाना चाहिए, उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जो धारा 44 से 46 है, ये किसकी बात करता है, यूनिवर्सल डिज़ाइन की बात करता है। ठीक है, यूनिवर्सल डिज़ाइन की बात करता है, जिसका अर्थ होता है कि एक ऐसा डिज़ाइन जो सभी के लिए उपयोगी हो। नए भवनों और उत्पादों में यह अनिवार्य है। उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अध्याय 8 के बारे में देखेंगे। जो क्या करता है, अध्याय 8 से मतलब अध्याय 8, 9, 10 और 11, इसमें क्या किया गया, कानूनी क्षमता के बारे में बात की गई है, सार्वत्रिकता की बात की गई है, विशेष प्रावधान की बात की गई है। और इसमें धारा 47 से 63 तक हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये जो अध्याय है, इसमें जो दिव्यांगजनों को कानूनी रूप से सशक्त बनाने के लिए, मतलब ये जो अध्याय, मतलब जो जितने भी अध्याय हैं, ये जो दिव्यांगजन होते हैं उनको एक तरीके से कानूनी रूप से क्या बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। ठीक है, पहले के जो कानूनों में दिव्यांगजनों को अक्सर असमर्थ मान लिया जाता था, लेकिन RPWD एक्ट, यह मतलब जैसे ही RPWD एक्ट आया, इसने सारी चीज़ें क्या कर दी, बदल कर रख दी। ठीक है, जैसे धारा 47 से 54 क्या कहता है, लीगल कैपेसिटी की बात करता है। धारा 13 के अनुसार दिव्यांग व्यक्ति को संपत्ति रखने, बैंक का खाता खोलने, मतदान करने, विवाह करने और अनुबंध करने का पूरा अधिकार है। किसी को उनकी कानूनी क्षमता छीनने का अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, धारा 55 और 59, सीमित संरक्षकता, मतलब लिमिटेड गार्डियनशिप। धारा 14 के तहत यदि किसी को सहायता चाहिए तो सीमित संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है। यह संरक्षक केवल आवश्यक सीमा तक निर्णय ले सकता है, पूरी तरह नियंत्रण नहीं होता है इस पर। ठीक है, धारा 56 से 59 क्या कहता है कि रक्षक की जो संरक्षक है, उसकी नियुक्ति, जिम्मेदारियां और निगरानी के क्या दिए गए हैं, इसमें नियम कुछ शामिल किए गए हैं। ठीक है, धारा 60 और 61 में विशेष प्रावधान जो किए गए हैं। तो जैसे धारा 60 क्या कहती है कि उच्च विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए विशेष देखभाल की बात की गई है। अनुच्छेद 61 मतलब जो धारा 61 है, उसमें संस्थागत देखभाल के मानदंड कुछ निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, जो उसमें संस्थाओं में रहने वाले जो दिव्यांगजन हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, जैसे कानूनी क्षमता के उदाहरण कौन कौन से, बैंक में खाता खोलना, संपत्ति खरीदना बेचना, वोट डालना, विवाह करना, वसीयत बनाना, कानूनी मामलों में लगना, ये सारी चीज़ें क्या की गई हैं, प्रबंध किया गया है।
धारा 60 और 63 62 और 63 क्या कहता है? अनुसंधान और डेटा मतलब दिव्यांगता पर अनुसंधान मतलब रिसर्च को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस बनाना ताकि नीति निर्माण में क्या की जा सके? सहायता की जा सके। और सीमित संरक्षता का अर्थ है कि पहले पूर्व संरक्षता थी जहां परिवार सब कुछ तय करता था, अब सीमित संरक्षता है मतलब वहाँ पर संरक्षता है, व्यक्ति की इच्छा और पसंद को प्राथमिकता दी जाती है। संरक्षक केवल सहायता करेगा, फैसला नहीं थोपेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अध्याय 13 से 17 शिकायत निवारण। आप समझ रहे होंगे कि बड़ी जल्दी ये चीज़ें कवर हो गई। तो हर एक अध्याय को एक तरीके से समराइज किया गया है। अगर जो हर एक अध्याय को बिल्कुल एक एक पॉइंट समझाते चलें तो वो ना ही पूरा पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने नोट्स में कंपाइल किया है। ठीक है, तो इसमें शिकायत और निवारण की बात की गई है, दंड का प्रावधान किया गया है, संस्थागत ढांचे की बात की गई है। ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। धारा इसमें किसके 64 से 102 तक बात की गई है। ठीक है, तो जो धारा 64 से 68 है इसमें मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी और राज्य स्तर पर स्टेट कमिश्नर की क्या की जाती है? नियुक्त की जाती है। ये अधिकारी दिव्यांगजनों की शिकायतों को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। ठीक है, धारा 69 और 71 में सलाहकार बोर्ड की बात की गई है, जैसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, इसमें दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व तो अनिवार्य है। नीति निर्माण में ये बोर्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब नियम बनाने में। ठीक है, धारा 72 से 88 उल्लंघन का दंड, कि अगर जो कानून का उल्लंघन किया जाता है तो जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया है। पहली बार उल्लंघन करने पर 10,000 का जुर्माना, दूसरी बार 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना या 6 महीने से 2 वर्ष की क्या हो सकती है? जेल हो सकती है। सरकारी अधिकारों पर भी क्या करना होगा? मतलब सरकारी अधिकारियों पर भी क्या होगी? कार्रवाई होगी, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। धारा 89 से 95 89 to 95 प्रत्येक ज़िले में विशेष अदालत होगी, स्पेशल कोर्ट की स्थापना, और यहाँ दिव्यांगजनों से जुड़े मामले तेज़ी से सुने जाएंगे। धारा 96 से 102 में क्या किया गया है कि विविध प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि नियम बनाने की शक्ति आदि को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो पहली बार जुर्माना कितना? 10,000 पहली बार अगर जो कानून का उल्लंघन किया गया। दूसरी बार 5 लाख या फिर मतलब 50,000 या फिर 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना या फिर 2 महीने या फिर 2 साल की सज़ा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक तरीके से समावेशी भारत की बात कर लेते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी जो एक्ट है केवल एक कानून नहीं है बल्कि दिव्यांगजनों की गरिमापूर्ण जीवन की गारंटी है। यह कानून भारत को एक समावेशी राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। महत्वपूर्ण तिथियां याद करेंगे कि UNCRPD कब एक तरीके से अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन द्वारा, तो 13 दिसंबर 2006 को। भारत ने इस पर साइन कब किए? 1 अक्टूबर 2007 को। एक्ट पास कब हुआ? मतलब जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है वो 30 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली, और एक्ट इफेक्टिव कब हुआ? 19 अप्रैल 2017 को। ठीक है, प्रमुख आंकड़े 21 प्रकार की डिसेबिलिटी किसमें? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। अध्याय किसमें? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। कितने? 17। धाराएँ कितनी? 102। ठीक है, सरकारी नौकरी आरक्षण कितने? 4%। ठीक है, कितना? 4%। 3% से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 4% कर दिया गया है। ठीक है, और जो उच्च जो शिक्षण के लिए जो आरक्षण है वो कितने % किया गया है? उसमें 5%। बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% या फिर उससे अधिक। प्रमुख धाराएं जैसे 3 से 15 मौलिक अधिकार किए गए हैं। धारा 16 निःशुल्क शिक्षा कितने से कितने साल तक? 6 से 14 वर्ष तक। धारा 20 रोजगार में 4% का आरक्षण। धारा 44 से 46 क्या कहता है? यूनिवर्सल डिजाइन की बात करता है। धारा 72 से 88 दंड के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, कि पहली बार 10,000, दूसरी बार 50,000 से 5 लाख, तीसरी बार क्या अगर ज़्यादा ही करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 साल की जेल कर दी जाएगी। ठीक है, तो हमें ये सब उल्लंघन नहीं करने हैं, खासकर ध्यान रखें, क्योंकि हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की नहीं होती।
होती है तो वो प्रोसेस चल रहा है, मगर हमें भी तो अपनी कुछ जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको तो फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनको भी निभाना चाहिए। तो ये जो कानून है केवल अधिकार नहीं है बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का सशक्त माध्यम है। RPWD एक्ट धारा 1 से 102 तक सभी दिव्यांगजनों के लिए एक नई उम्मीद है। ठीक है, तो इसमें 21 श्रेणियाँ RPWD एक्ट, 7 श्रेणियाँ PWD एक्ट, 4 श्रेणियाँ मतलब 4 डिसेबिलिटी 1992, 17 अध्याय RPWD एक्ट, 102 धाराएं RPWD एक्ट, 4% आरक्षण RPWD एक्ट जो कि पहले 3% था, 40% डिसेबिलिटी RPWD एक्ट, 6 से 18 वर्ष RPWD एक्ट कब लागू हुआ, प्रभावी कब हुआ, इफेक्टिव कब हुआ, तो ये 19 अप्रैल 2017 को। कब पारित कब हुआ, तो ये 13 दिसंबर 2016 को, 30 दिसंबर 2016 को। ठीक है, तो ये जो तिथियां हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और कुछ अगर जो, तो ये जो अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि सबसे बड़ा जो इसमें बदलाव देखने को मिलता है वो यह है कि इतने सभी प्रावधान किए गए जो दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की एक मुहिम है। ठीक है, सशक्त बनाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और जो इसमें बदलाव देखने को मिलता है जिसमें क्या होती है, जो PWD एक्ट पढ़ते हैं उसमें जो 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी उनमें मतलब जो विस्तार देखा गया, नई डिसेबिलिटी सामने आने लगी, तभी ज़रूरत पड़ती है RPWD एक्ट को लाने की। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यही थी RPWD एक्ट 2016 की बेसिक थ्योरी। मुझे उम्मीद है कि इस कलरफुल PDF के माध्यम से आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। अब जो है एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है अगर जो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से कर लेते हैं। आज की ये क्लास और ये नया तरीका आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछा है कि IEP का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले किसने लागू किया और इसके फाउंडर कौन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा है कि मतलब अपने जो सेंटर है आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और आपका सेंटर कहाँ गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, और हाँ, जाने से पहले अगर आपने अभी तक सौर वेद ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और ये जो वीडियो है इसको लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी डिमांड पूरी हो सके। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में जो कि आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर अर्ली इंटरवेंशन है ना, अर्ली आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन। ठीक है, उस पर बात करेंगे। एक और धांसू टॉपिक के साथ आएंगे, वही इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन, आइडेंटिफिकेशन इंटरवेंशन। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।